17वां 18वां माला मुंबई का वो। हुआ सवेरा अदब से, जमीन पर सूरज मुस्कुरा रहा है कि देखो बच्चा स्कूल जा रहा है। एक दौर था जंग आज़ादी का। बाकी के जो 3 स्तंभ है वो क्या है? वो जनता को आज भी प्रजा मानते हैं। यदि धोती खुल जाए पर्दा उठने के साथ तो धोती खुल ही जाएगी। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम अभी धीमान और मैं आज आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत करता हूं। तो आज अपने मन की बात करने के लिए इंडिया टॉक पर आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिनका परिचय केवल जो शब्दों का मोहताज नहीं है। तो सर, स्वागत है आपका इंडिया टॉक पर। इंडिया टॉक पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं हमारे बहुत विषय है, बहुआयामी हमारा विषय है। तो सर, आप सबका आपका बहुत स्वागत है। आप जर्नलिस्ट हैं और साथ ही साथ आप रंगकर्मी भी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मैंने आपकी कविताएं सुनी हैं। तो क्यों ना आज इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत है वो एक अच्छी सी कविता से हो जाए। हाँ, कविता बिल्कुल। पहले तो दर्शकों का भी अभिवादन और आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। देखिए, नाम है इंडिया टॉक, तो जाहिर सी बात है कि हम जो बात कहेंगे वो कहीं ना कहीं अनुगूंज होगी, वो प्रतिध्वनि होगी हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की। और आप स्वयं एक बहुत अच्छे नैरेटर हैं। और क्योंकि जब हम समाज की कोई बात करते हैं, समाज के अलग अलग वर्ग की बात करते हैं, तो उनको एक जगह जब कॉम्पैक्ट करना होता है तो सबसे पहले जिस भूमिका की याद आती है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में निभाई थी, वो सूत्रधार है। तो आपको साधुवाद इसके लिए, और साथ साथ इस इनिशिएटिव के लिए भी इंडिया टॉक और इंडिया टी टॉक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और एक अनंत यात्रा की ओर हम चलें। क्योंकि चाइनीज़ कहावत है कि अगर हमें 10,000 मील का सफ़र भी तय करना है तो हमें पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। तो आज ये पहला कदम है और उस पहले कदम के नाम आलमी शायर, इस दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले निदा फाजली साहब की एक रचना मुझे याद आ रही है, जो उन्होंने बॉम्बे राइट्स जो हुए थे, बम्बई के जो दंगे हैं, जो अपने आप में बहुत काला निशान छोड़ के गए थे जी इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के ऊपर। और उस दौर से गुजरने के बाद जब यकायक एक सुबह आई, और सुबह में वो अपने निदा फाजली साहब अपने फ्लोर पर, जिस फ्लैट में वो रहते थे, 17वां 18वां माला मुंबई का वो, और उस माले से जब उन्होंने नीचे की तरफ देखा तो एक बच्चा स्कूल बैग लिए हुए और स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहा था। तो एक गज़ल हुई, एक नज़्म हुई, एक कविता, एक अशार हुए, और उन्होंने कहा कि हुआ सवेरा अदब से, हुआ सवेरा अदब से, ज़मीन पर सूरज मुस्कुरा रहा है कि देखो बच्चा स्कूल जा रहा है। वाह, क्या बात है, कि देखो बच्चा स्कूल जा रहा है। तो हम भी बच्चे हैं। आज इंडिया टॉक एक बच्चा है, नवजात है, शिशु है। शैशव से वैभव की यात्रा हम करने वाले हैं। आज शिशु काल है लेकिन कल वैभव काल भी आएगा। आपकी तो आगे बढ़ेंगे। आपकी इन्हीं शब्दों के हम सब कायल हैं और हमारे दर्शक भी कायल हैं। तो कहीं ना कहीं आप केवल उत्तर भारत में नहीं, आप पूरे भारत में, मैं कहना चाहूँगा, बल्कि अभी वो चीज़ें आपकी जो और इंटरनेशनली ग्रूम कर रही हैं, तो दर्शक उसको सुन भी रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपने कई अखबारों में, पत्रिकाओं में भी आपने काम किया है और समाज को एक नया आयाम आपने दिया है। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि समाज में जो एक पत्रकारिता है उसकी क्या भूमिका रहती है, क्या भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि आज अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो कमर्शियल लेवल पर देखा जाए या प्रोफेशनल लेवल पर देखा जाए, तो दोनों तरह से दोनों भूमिकाएं वो न्यूज़ जो है वो निभाती है। कई जगह सही दिशा में एक अपनी न्यूज़ को भी प्रेषित करते हैं वो लोग, और कुछ जगह पर लोग किसी गलत इन्फॉर्मेशन को भी पुट कर सकते हैं। तो क्या आप उसमें, क्या आपका सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक दौर था जंग आज़ादी का, उस दौर को याद करिए अपने जहन में, उस कुरेदिए उस चीज़ों को, उन यादों को कुरेदिए। तो मिशनरी जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं, जिसको हम क्रांतिकारी पत्रकारिता भी कह सकते हैं, उस दौर में कहा जाता था कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वाह, सामने तोप और आप अखबार से लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और कही गई सर कि मीडिया को तीसरा स्तंभ शायद माना जाता है। चौथा स्तंभ माना जाता है। तो बाकी के जो 3 स्तंभ है वो क्या है? हाँ, देखिए, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और हमारी भारत के जनतंत्र को संसद से जोड़ते हुए हम इसको लेके चलते हैं। अफसरशाही है, हमारी न्यायपालिका है, हमारी संसद है, और जब इन सब से न्याय की आस होती है, और निसंदेह संसद में या विधानसभा में या विधान परिषद में या किसी भी सदन में जब जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको जनप्रतिनिधि नाम इसलिए दिया गया है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं जनसेवक,
वो अलग बात है कि अगर आप आज के टाइम में, और मैं इसको बड़े खुले मन से कह रहा हूँ इंडिया टॉक के मन से, कि आज भी मानसिकताओं में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है दुर्भाग्यवश। आज भी आप अगर देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं जी, वो हम कहने के तो लोकतंत्र हैं, लेकिन यदि आप उनको सुनेंगे तो वो अक्सर डिबेट्स में बोलते हैं प्रजातंत्र। अच्छा, इसके पीछे क्या मानसिकता है, आपने कभी गौर किया है? नहीं। इसलिए कि वो प्रजातंत्र इसलिए बोलते हैं कि वो जनता को आज भी प्रजा मानते हैं, और खुद को प्रजा किसकी होती है? राजा की। राजा की। यानी कि आज भी नेताओं के मन में ये मनोभाव है कि वो राजा मानते हैं और प्रजा प्रजा ही है, वो जनतंत्र नहीं मानते, जबकि ये तंत्र है ही जन का, और हम गण के तंत्र हैं या तंत्र के गण हैं। ये जो तंत्र है जिसको हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसके क्या मायने हैं? यानी कि ये जितना भी तंत्र है वो गण का एक गण का है, या हम तंत्र के गण हैं, दोनों ही एक बात है। खैर वो विषय अलग हो जाएगा, लेकिन जहां तक पत्रकारिता का सरोकार है या दारोमदार है, वो निस्संदेह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ साथ सबसे मजबूत स्तंभ भी है। अच्छा, मैं अर्ज करना चाहूँगा सहाफ़ी होने के नाते, पत्रकार होने के नाते और कलम का सिपाही होने के नाते, कि जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, जीवन के दिन रैन का कैसे लगे हिसाब, और दीमक के घर बैठकर लेखक रचे किताब। वाह, आज के हालात कुछ ऐसे हैं। तो लेकिन 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 अभी जी ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में जहाँ विराम होता है वहाँ विश्राम नहीं होना चाहिए। विराम आ सकता है, विश्राम ना आए। बिल्कुल, मतभेद हो जाए पर मनभेद ना आए, ऐसे प्रयास होने चाहिए। कहा जाता है कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हाँ, हम तो दरिया है जी, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। और एक सलाह है साथ साथ कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। क्या बात है। और ये परंपरा कहीं ना कहीं भारत में देखने को भी मिलती है, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं, अलग अलग अंचल में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप एक रंगकर्मी हैं, तो अभी विश्व रंगमंच दिवस आने जा रहा है जी, तो क्या शुभकामनाएं आपकी उन दर्शकों को, उन कलाकारों को, उन साहित्यकारों को किस प्रकार आप देना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले वो पंक्ति पूरी कर लूँ जो अधूरी रह गई। तीसरी पंक्ति थी वो, क्या बात उसके है। बाद चौथी पंक्ति आ नहीं सकी, वो पूरी कर लूँ। और रंगकर्म को भी समर्पित है वही पंक्ति कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा। तो कभी कभी ये बेवफाई रंगमंच में भी आ जाती है, पत्रकारिता में नहीं है। और आपने रंगमंच की बात छेड़ दी, तो मैं तो ये कहूँगा अपने लिए तो ये इतना ही कह सकता हूँ कि अगर जिंदगी का खा गा ABC या अलिफ ब प जितनी भी चीज़ें हम याद कर सकते हैं भाषा की दृष्टिकोण से, तो सब रंगमंच की देन है। और ये अकेली ऐसी विधा है जिसको दर्शक भी निश्चित रूप से सराहेंगे, कि जिसमें रीटेक नहीं होता। यदि धोती खुल जाए पर्दा उठने के साथ, तो धोती खुल ही जाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते कि पर्दा गिराएंगे और फिर आप धोती बांधेंगे। रंगमंच में एक समय ऐसा आया, परिपक्व स्थिति में तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक रंगमंच को मैं इतना कर चुका था कि हाँ समझ आने लगी थी थोड़ी बहुत। तो उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरी माताजी का देहांत हो गया, और हम एक कॉमेडी प्ले कर रहे थे, एक नाटक कर रहे थे। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, गुरु हैं जावेद खान सरोखा साहब, मेरे कुछ और साथी हैं रंगकर्म के, हम लोग साथ ही कुछ एक प्ले कर रहे थे, और प्ले का नाम था किसका हाथ। वो एक कॉमेडी थ्रिलर था, और पुराने ज़माने में जैसे महमूद साहब की फिल्म बनती थी उस तरह की कुछ उसमें सीक्वेंस थी, और एक हाथ आता है और वो हत्याएं करके निकल जाता है। सस्पेंस था एक, वो बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैं उस समय बहुत आज से भी ज़्यादा काफ़ी बल्की था, हेल्दी, और जैसे को कहते हैं ना, मतलब फैटी था। और जो मेरे पिता का किरदार कर रहे थे वो उतने ही पतले दुबले थे, स्लिम ट्रिम, आप ही की तरह। अच्छा। तो उनका नाम था चेतू, और वो कर रहे थे आज की दुनिया में बॉलीवुड में बहुत ही सहारनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। NSDN है, NSD पास आउट है, इनामुल हक जी। तो वो मेरे पिता का किरदार कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो एक सीन आता था कि उसमें उन दिनों एक फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अक्षय कुमार साहब की। तो उस फिल्म का एक डायलॉग था कि अबे बच्चे की जान लेगा क्या। तो वो आते थे और वो मेरी गोद में आ जाते थे, तो वो कहता था अबे बच्चे की जान लेगा क्या। तो वो लोग हंसते थे। मैं उस किरदार को कर तो रहा था। जैन बाग एक सहारनपुर शहर में एक जगह है, और वहाँ एक यात्रा, गजरथ यात्रा महोत्सव उन दिनों होता था, उसमें हम इस नाटक का हम प्रदर्शन कर रहे थे। और जब ये हुआ मंचन, तो शो मस्ट गो ऑन रंगमंच की सबसे बड़ी स्लोगन है। स्लोगन ही नहीं, ये सबसे बड़ा जीवन के, आप कितने भी दुख सुख कठिनाइयों में हो, लेकिन आपने करना है तो करना है। शेक्सपियर का थॉट है ये। और हम कहते भी हैं कि जिंदगी एक कहानी है और रिश्ते हैं किरदार, और दुनिया एक स्टेज जहां हम सब अदाकार, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो मैंने वो प्ले किया, और शायद बहुत कम लोग ये जज कर पाए होंगे कि एक बड़ी त्रासदी से गुजर के ये एक्टर कर रहा है, लेकिन जो मेरे साथी थे या मेरा खुद का मन था वो जानता था। तो ये रंगमंच ये आपको मजबूत बनाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा, जैसे कई बार सवाल भी उठते हैं कि भाई जो है हमारी देश की जो जनता है जाति की गणना में बांट रखा है,
लेकिन केवल अगर मैं कला और साहित्य की यदि बात करूं या संगीत की मैं बात करूं, रंगमंच की मैं बात करूं, नृत्य की बात करूं, तो ये एक ऐसी विधा है जिन्होंने सभी जातियों को और जाति से ऊपर उठकर एक भाव के साथ जोड़ा है। और कहीं ना कहीं अभी जैसे आप इंटरनेशनली यदि हम देखें, रशिया, चाइना या यूएसए, इनके बीच में बहुत ज़्यादा भी कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है बॉर्डर्स को लेके, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी केवल कला ही एक ऐसा माध्यम है जो आपस में जोड़े रहता है जी। क्या भारत की क्या भूमिका देखना चाहेंगे, क्योंकि विश्व गुरु एक ऐसा टॉपिक अभी इन दिनों बड़ा फेमस है, चल रहा है ये, कि विश्व गुरु भारत जो है बनने की कगार पर है। तो हमारी कला, परंपरा, हमारा साहित्य, ये क्या एक भूमिका उस दौरान निभाने वाला है? अभी साहब की रंगमंच, भारत विश्व गुरु बनने नहीं जा रहा, भारत विश्व गुरु रहा है हमेशा से जी। भारत, ये एक अवधारणा आज की शायद जनरेशन कह सकती है कि वो कह कि पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन भारत तो सनातन परंपरा से विश्व गुरु है। आप ये देखिए कि जो चारों वेद हम कहते हैं वो इसी तरह की देन है। सारे शास्त्र, पुराण, देवी देवता, हमारी परंपराएं, हनुमान चालीसा, जितनी भी हम बात करें सहज से सहज भाव में और गूढ़ से गूढ़ भाव में, वो सब भारत की और सनातन संस्कृति की धरोहर है और उन पर हमें गर्व है। हमें सनातनी होने पर गर्व है। आप देखिए ना, अभी महाकुंभ जैसा विशाल आयोजन हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा, और जहाँ इतनी बड़ी संख्या में, जितना मुझे आंकड़ा याद है 65 करोड़ के आसपास शायद वहाँ पर जो आंकड़ा रहा महाकुंभ में, और 144 वर्ष बाद ये योग बना। तो भारत के लिए द्वार बंद भले ही हो, लेकिन रास्ता आज भी उतना ही विशालता के साथ खुला हुआ है, उतनी सुगमता के साथ खुला हुआ है, और उसी आस्था का भी वही भाव है। और एक बार मैं जरूर कहूँ कि रंगमंच से भी जोड़ूंगा उस बात को कि जहाँ हमने चारों वेद का उल्लेख किया, पंचम वेद की जो संज्ञा दी गई है वो नाट्य शास्त्र को दी गई है, और उसकी रचना स्वयं भरत मुनि ने की है, जो ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे। और आप जानते हैं संगीत का या नवरस का या जितने भी भाव हैं वो रंगमंच में समाहित है। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारे शास्त्रों में, पुराणों में हर प्रश्न का उत्तर है। कहते हैं ना, जब आप संकट में हो, जब आप कठिनाई में हो, तो आप श्रीमद् भागवत गीता का कोई भी एक अध्याय, कोई श्लोक आप उसका पढ़ लीजिए, शायद आपको आपके हर प्रश्न, हर जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, प्रत्युत्तर मिल जाएगा। तो ये तो भारत विश्व गुरु सदा था, सदा है, और सनातन में ये भाव निहित है। जब हम सनातन कहते हैं ना, तो वो सनातन ही है, प्राचीन, अर्वाचीन, अनंत, आदि। लेकिन सर, जैसे हम लोग आम जनता के बीच जब जाते हैं, तो जैसे अभी नाट्य भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र की जब चर्चा हुई आपसे, और हर चारों वेद से कुछ ना कुछ एक पॉइंट लिया गया भरत मुनि जी ने, और ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की। ऋग्वेद से शब्द लिए गए, सामवेद से संगीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, अथर्ववेद से रस और भाव लिए गए, तब जाके उनकी रचना की। लेकिन आम आदमी तक आज नाट्य शास्त्र की जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जो इसमें शिक्षण संस्थाएं जो हैं, स्कूल्स जो हैं, तो क्या वो भूमिका, उसमें उन्हें क्या भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, भूमिका अभी भी निभा रहे हैं, सिर्फ ये है कि भूमिका का ज्ञान नहीं है। भूमिका हम सब निभा रहे हैं। अगर आपको याद है, और आपने अभी नाट्य शास्त्र का हम दूसरी तीसरी बार उल्लेख कर रहे हैं, हमारी परंपराओं में नाट्य तो हर समय रहा है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, एक पुरोहित बैठते हैं या यजमान बैठते हैं या यज्ञाचार्य बैठते हैं, वो सब आहुतियां देते हैं, कुछ सामान्य लोग बैठते हैं जो उसके अंदर आहुति देते हैं, फिर पूर्ण आहुति का समय आता है। तो ये क्या हो रहा है, एक रिचुअल हो रहा है, एक नाट्य ही है। लेकिन ये जो विषय है नाट्य शास्त्र का, ये तो अभी मतलब स्कूलों तक तो ये पहुंचा ही नहीं है उस तरह से। मैं वही ला रहा हूँ, थ्योरिकल जो चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक रूप में तो ये आ गई हैं। अब क्या है कि इनको एक स्टेप दर स्टेप, पहले सोपान से दूसरे सोपान तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तख्ती पगडंडियों पर यात्रा जैसा समान है। कहते हैं कि जिस मोड़ पर दरिया में गजब का बहाव था, जिस मोड़ पर दरिया में गजब का बहाव था, बहते हुए दिए का वो पहला पड़ाव था। क्या बात है। तो ऐसे बहते हुए दिए की तरह से रंगमंच को अपनी एक धारा तय करनी है, अपना एक सफर तय करना है, और निश्चित रूप से उसमें मैंने जैसा आपसे कहा कि सरकार को ये इनिशिएटिव्स तो लेने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं लिए हैं। कहीं ना कहीं जो निजी भागीदारी है वो स्कूलों की तरफ से या कॉर्पोरेट्स की तरफ से थोड़ी कम रही है, जो कि उनके वास्तविक उत्तरदायित्व में शामिल है। आजकल अगर हम जिसको हम सामाजिक उत्तरदायित्व बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, वो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कॉर्पोरेट्स का हिस्सा है। मैं किसी मल्टीनेशनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सहारनपुर में भी मल्टीनेशनल कंपनी है, या दिल्ली या किसी भी NCR या बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं, जो अगर छोटा छोटा अंशदान भी करें, यदि वो इतना भी प्रयास करें कि वो एक टीम गठित करके अपने सामाजिक दायित्वों को लेके, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारे ऐसे जिनको हम आज के रूटीन में, रोजमर्रा की दिनचर्या में हम महसूस करते हैं कि इस पर काम होना चाहिए। आज बड़ी संख्या में जो एक्टर्स बनने की ओर जो युवा निकल रहा है, और वो सीधा रुख करता है मुंबई की ओर। जी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना से करना पड़ता है।
तो एक कलाकार को, एक आम युवा को क्या, किस तरह से स्टेप लेना चाहिए आगे? बहुत सीधी सी सरल सी बात है। देखिए, इस बात को कितना भी गूढ़ हम कर लें, कितना भी मुश्किल कर लें, लेकिन चूंकि हम एक ऐसे मंच पे मौजूद है जहाँ हर वर्ग के दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, तो मैं बहुत सरल भाषा में कहना चाहूँगा और बहुत प्रायोगिक और व्यावहारिक रूप से इस बात को कहना चाहूँगा कि आप जाएं तो तैयारी तो एक सामान्य शब्द है कि तैयारी के साथ जाएं। हर कोई कह देगा पूरी तैयारी, भाई तैयारी क्या, कपड़े सूटकेस में भरना वो तैयारी थोड़ी। तैयारी का अर्थ ये है कि आप किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छी संस्था से कुछ मार्गदर्शन लें, किसी अनुभवी साथी से जो बंबई में या माया नगरी में या बॉलीवुड में पहले से सक्रिय हों, उनके अनुभवों को जाने, उनको समझें कि उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो जाने। और मेरे गुरु अक्सर इस बात में, जो जिनसे मैंने गा सीखा थिएटर में, वो अलग अलग तरह के शेप्स में आए, लेकिन जो जावेद खान सरवा साहब का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, मेरे उस्ताद मोहतरम है वो रंगमंच में। और वो कहते हैं कि भाई हम जिस दौर में कर रहे थे तो मैं जॉब भी करता था, तो मेरे पास शाम का टाइम होता था या संडे का एक टाइम होता था, तो वो कहते थे बचे हुए वक्त का रंगमंच करो। अगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं अगर रंगमंच की जहाँ तक बात है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हो, अगर आप बॉलीवुड में जा रहे हो और जहाँ आपको सेलुलॉइड स्क्रीन का एक बिग थिएटर, एक बिग स्क्रीन आपको जहाँ पर आपको देखने वाली है, तो वहाँ जज आपको करने वाला आपका कैमरा है, जो हमें भी कर रहा है इस टाइम, तो वहाँ आपके साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका चरम पर होना चाहिए। वहाँ रीटेक की गुंजाइश इस रूप में नहीं है कि वहाँ आप एक बार फेल हुए तो वो दुनिया बड़ी जल्दी नकारती भी है, लेकिन यदि आपने उस सागर में से मोती चुनने का साहस रखा है, तो आप पूरी तैयारी से, पूरी गहराई के साथ और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, एक लंबी सांस भर के संकल्प के साथ आप वहाँ जाइए और बेहतर आपको काम मिलेगा। कहीं ना कहीं जब कुछ कलाकार हमारे शिक्षण संस्थाओं से निकलते हैं, NSD से पास आउट होते हैं, FTII से पास आउट होते हैं, या फिर BNA से पास आउट हो जाते हैं, संगीत नाटक अकादमी इसमें बहुत अपना बड़ी भूमिका निभा रही है, और कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट नई नई मुहिम युवा छात्रवृत्ति कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कर रहा है। लेकिन फिर भी वो जानकारी जब तक एक शिक्षण संस्थाओं तक नहीं पहुंचेगी या स्कूल्स उसमें एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारी एक नींव आजकल चाहे CBSE बोर्ड के स्कूल्स हो जाते हैं या ICSE बोर्ड हो जाते हैं, है ना, या UP बोर्ड या किसी इंडिविजुअल स्टेट की अगर हम बात करें, तो वहां तक यदि बच्चों को वो एक कंपल्सरी कर दी जाए कला और साहित्य को। अभी जी इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि अब ये दौर गुरु शिष्य परंपरा का दुर्भाग्यवश नहीं रहा, क्योंकि गुरु और शिष्य परंपरा जब तक थी तब तक गुरुकुल थे। गुरुकुल का क्या होता था कि आप एक गुरु दक्षिणा देते थे जब आप जाते थे, जैसे आप विद्या आरंभ होता है तो विद्या आरंभ संस्कार आज भी शांति कुंज जैसे जो संस्थान है या विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ या और गुरुकुल कांगड़ी या ऐसे जो संस्थान है, वो इस परंपरा को पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित जो वेस्टर्नाइज्ड जो चीज़ें आई हैं हमारे पास पाश्चात्य संस्कृति की देन में, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके इरादे बुरे थे, लेकिन वो चूंकि अवधारणा को नहीं उसको ले सके तो कहीं रुक गई वो चीज़ें बीच में। तो इसका एक दूसरा तीसरा अल्टरनेटिव होता है, आप रंगमंडलों की स्थापना करें, तो इस काम में छोटी छोटी टोलियां बनाई जा सकती हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस दिशा में कार्यरत है, पहले से अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे आपने जिक्र किया स्कॉलरशिप्स हैं। अभी दुर्भाग्यवश हम कहने को तो तकनीक के सबसे हाई ट्रांसफॉर्मेशन वाले दौर में है, लेकिन अभी भी रंगमंच की तरफ जो आते हैं बच्चे, वो कुछ समय बाद रंगमंच से विमुख हो जाते हैं। तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा, और आपने चूंकि रंगमंच पर विशेष स्ट्रेस दिया है, तो उसी दृष्टि से मेरा भी कहना ये है कि रंगमंच निश्चित रूप से जो अब आप जाते हैं तो आपको एक रेस्पेक्ट भी मिलती है। मुंबई में फिल्म नगरी में या माया नगरी में जब वो एक्टर आते हैं जो एक पूरे दायरे से निकल के आते हैं, रंगमंच की एक परंपरा का शिक्षा लेकर आते हैं, तो उनको एक अलग सम्मान मिलता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। तो कहीं कोई चीज़ कहते हैं बेकार नहीं होती। अगर आपको रंगमंच में पैसा नहीं मिल रहा सहारनपुर, करनाल या देहरादून या किसी और छोटे शहर में, सो कॉल्ड छोटे शहर में, तो आप मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाके आप एक रेस्पेक्ट जरूर पाएंगे, ये तो दावा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें सहारनपुर, मेरठ, बागपत, ये सब एरिया जो आते हैं आसपास से, तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अलग राज्य बनाने की भी मांग कहीं ना कहीं उठती रहती है। और यदि कला का एक स्वरूप देखा जाए तो पहले भी आपने इस पर चर्चा किया है, तो कोरवी अंचल में, सहारनपुर के क्षेत्र में कला का स्वरूप क्या है? देखिए, सहारनपुर एक आज हम प्रशासनिक दृष्टि से एक नाम ले रहे हैं, लेकिन अरण्य वन और इस क्षेत्र में शोध भी निरंतर हो रहा है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में कई युवा शोधार्थी हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं। और पूरा ये भी नहीं है कि सिर्फ हम सहारनपुर या किसी एक या दो जिलों का नाम लें, पूरा कुरुक्षेत्र है, जहाँ कुरुक्षेत्र से अगर हम पहली एक सामान्य किसी भाव से सोचें या परखें तो हमें ऐसा लगता है युद्ध स्थली है वो, लेकिन ये युद्ध स्थली नहीं है, ये गीता ज्ञान स्थली भी है, जहाँ गीता जैसा ज्ञान का बड़ा उपदेश इस पूरी सृष्टि को मिला। और इसके अलावा पांडवों की धरती रही है, महाभारत के समय जो उनका वनवास का जो समय था उन्होंने यहाँ काटा है, तो ये बिखरा है यहाँ। और आज भी साहित्यिक
या ऐतिहासिक परिदृश्य में वो अवशेष या वो धरोहर है या वो विरासत की चीज़ें मिलती हैं हमें। तो हमारे लिए पहला बड़ा आधार तो वही है इस क्षेत्र को एक परिधि में बांधने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पश्चिमांचल की परिकल्पना साकार करने में ये चीज़ें बहुत बड़ी सहायक भी हो सकती है, भूमिका भी निभा सकती है। आप देखिए ना, इंद्रप्रस्थ के बाद फिर हस्तिनापुर, फिर मय राष्ट्र जिसको हम मेरठ बोलते हैं, है ना, तो सहारनपुर का अपना अपभ्रंश है, बहुत सारी चीज़ें होते होते शाह हारून चिश्ती की मज़ार से लेकर के और राजा सहारनवीर की धरती के रूप में सहारनपुर को, या अरण्यवन जो शाकुंभर क्षेत्र का है मतलब शक्तिपीठ के रूप में, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, प्रामाणिक दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं जो बड़ी समृद्ध करते हैं इस बात को, इस मांग को समृद्ध करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसको एक परिधि में बांधें और इसको एक पश्चिमांचल या पश्चिम उत्तर प्रदेश के रूप में इसको एक स्वीकृति दें। हाँ, ये राजनीति की जहाँ तक बात है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन राजनीति को प्रश्रय देने में कला संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो संतों महात्माओं की धरती रही है, हरिद्वार इसी अंचल का हिस्सा रहा है एक ज़माने में, और आज भी सहारनपुर को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि देखिए गंगा जमुनी सरस्वती के कितने निकट स्थित है कि एक तरफ गंगा है हरिद्वार में, एक तरफ यमुना जी हैं यमुनानगर में, और सरस्वती का भी आदि बद्री और वो सब यहाँ से मिलता है। और इसके अलावा जो गंगा जमुनी तहजीब की बात है कि दारुल उलूम जैसा इस्लामी तहजीब का मरकज़ यहाँ पर, इस्लामी तालीम का एक मरकज़ यहाँ पर है। इसी तरह से जैन परंपराओं का यहाँ बहुत बड़े मिलेंगे आपको, परंपराओं में विद्यमान ये चीज़ें मिलेंगी। अब किसी भी आप धर्म संस्कृति को देखेंगे तो निश्चित रूप से सहारनपुर की धरती ने आत्मसात किया है, अपनाया है, और यही आसपास के जिलों में, यही आसपास के छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में ये चीज़ें बिखरी मिलेंगी। पृथ्वीराज कपूर साहब ने यहाँ समय दिया, इप्टा का एक दौर था, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन या भारतीय जन नाट्य संघ जिसको हम कहते हैं, उस दौर में यहाँ यात्राएं निकली हैं नगाड़े लेके और इप्टा की यात्राओं को। और आप सोचिए वो कैसा परिदृश्य होगा कि जब रंगमंच को न केवल देखने लोग आते थे बल्कि रंगमंच से लोग अभिभूत हो उठते थे। आज के टाइम में तो वो ग्लैमर और मंचीय व्यवस्थाएं या तकनीक जरा ज़्यादा हावी हो गई है, लेकिन जिस समय अभिनय चरम उत्कर्ष पर होता था, स्क्रिप्ट चरम उत्कर्ष पर होती थी। आप देखिए ना रामलीलाओं का क्या दौर रहा है। हम रामलीलाओं को इसमें हमें उनको जो है ना नकारना या उनको हटाना नहीं चाहिए। रामलीलाओं का तो बड़ा विस्तृत इतिहास रहा है और सहारनपुर की रामलीलाएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं रामलीलाओं के मंचन। तो काफ़ी अच्छे विषय आपने आज हमारे दर्शकों को बताए हैं, और इंडिया टॉक मन की बात हमारे साथ पर आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।